हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां इमरान खान ने फिर अलापा कश्मीर का राग कहा। कश्मीर जैसे हमारे हालात, बताएंगे कैसे बड़ा झटका लगा इमरान खान को। पीटीआई के वरिष्ठ नेता फवाद चौधरी पार्टी छोड़कर भाग गए। जी हाँ दोस्तों, जिसके बाद इमरान खान को लगा तगड़ा झटका और अलापने लगा कश्मीरी राग। जी हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस प्रकार की है विदेश यात्रा, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने जैसे ही मोदी जी को कहा पीएम मोदी बॉस हैं। अब दोस्तों पाकिस्तान में पीएम मोदी की हो रही है जय जयकार, और कह रहे हैं कि हमारे पीएम जहां भी जाते हैं सबको लगता है कि ये पैसे मांग नहीं आया होगा, और एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जिसकी विदेशों में जय जयकार हो रही है, और पाकिस्तानियों ने भी उनकी जय जयकार की है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां अब रशिया भी भारत को देने लगा है धमकी। बताएंगे दोस्तों किस मुद्दे पर, और साथ ही साथ बताएंगे जहां 2000 रुपए के नोट वापस करने को लेकर आरबीआई का नया बयान। दोस्तों अगर आप भी करने वाले हैं 2000 रुपए के नोट वापस, तो जरूरी है आपके लिए बड़ी खबर। तो सारी जानकारियां बताएंगे, तो बने रहेगा वीडियो का अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश का जमकर समर्थन करते और मानते हैं कि भारतीय सेना विश्व में नंबर 1 सेना है। तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां इमरान ने अलापा कश्मीर का राग कहने लगे, डर से पार्टी छोड़ रहे हैं नेता। कश्मीर जैसे हमारे हालात, बता दें एक बार फिर से इमरान खान ने कश्मीर का राग अलापा है। उन्होंने पाकिस्तान की तुलना कश्मीर से कर डाली, और तुलना करते हुए कहा कि पाकिस्तान के हालात भी वैसे ही हैं कश्मीर के जैसे। जी हां, दरअसल इमरान खान कश्मीर का नाम लेकर पाकिस्तानी जनता को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी सेना कोर कमांडर के घर पर तोड़फोड़ के बाद इमरान खान की पार्टी के पीछे पड़ी है। इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इमरान खान ने कहा कि यहाँ तक कि उनके यानी कश्मीरियों के पास भी मौलिक अधिकार नहीं है। आज हम जिस क्रूरता का शिकार हो रहे हैं वो पिछले 30 वर्षों से लोगों पर थोपी गई है। यहाँ तक कि उनके पास मौलिक अधिकार भी नहीं है, लेकिन जब भी कश्मीरियों को अपनी आवाज उठाने का मौका मिलेगा वे एकजुट होकर आजादी का नारा लगाएंगे। एक के बाद एक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के करीबी उनकी पार्टी छोड़ते जा रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री और इमरान खान के करीबी सहयोगी शिरीन मजारी ने मंगलवार को पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ पार्टी छोड़ दी। इतना ही नहीं दोस्तों, बुधवार को एक और पूर्व मंत्री फवाद चौधरी, जो कि इमरान खान के सबसे बड़े और नजदीकी माने जाते थे, उनने पार्टी छोड़ दी है। ऐसे में इमरान खान को तगड़ा वाला झटका लगा है। नेताओं के छोड़ने से भड़के इमरान खान का दर्द बुधवार को छलक आया। ऑनलाइन संबोधन में इमरान खान ने कहा कि दबाव में आकर उनके नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान ने कहा कि उनके जमान पार्क स्थित आवास का इंटरनेट कनेक्शन बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा मुझे आशा है कि ये बात आप तक पहुंचेगी। उन्होंने ये दावा किया कि इंटरनेट बंद करने का एकमात्र उद्देश्य मीडिया को नियंत्रित करना था। इमरान खान ने कहा कि लाहौर कॉप्स कमांडर के घर में आगजनी से उन्हें फायदा हुआ है, और इसका इस्तेमाल पीटीआई पर कार्रवाई करने के लिए किया गया है। ऐसे में दोस्तों लगातार इमरान खान के पार्टी के नेता इमरान खान की पार्टी को छोड़ रहे हैं, और ऐसे में इमरान खान बौखलाए हुए अब लगातार कुछ भी बयान दिए जा रहे हैं। और जिस प्रकार से उन्होंने कश्मीरियों पर और कश्मीर पर बयान दिया है दोस्तों, ऐसे में उनको जवाब तो मिलता ही है आपकी तरफ से। और साथ ही साथ जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, और वही चीज इमरान खान के साथ होता दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से कश्मीर को लेकर इमरान खान ने बहुत बार भारत और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खरी खोटी सुनाने की कोशिश की, जहर घोलने की कोशिश की, और आज खुद वो जहर इमरान खान के ऊपर डलती नजर आ रही है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि टिट फॉर टैट वाली स्थिति इमरान खान के साथ हो रही है, तो दोस्तों इस वीडियो का जितना ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप फेसबुक पर, और कमेंट में इमरान खान को कश्मीर पर बयान देने पर जवाब जरूर दीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां एफएटीएफ के इस कदम से क्या बर्बाद हो जाएगा रशिया भारत जैसे देशों को पुतिन दे रहे धमकी। बता दें यूक्रेन युद्ध के बाद से रशिया पर अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने कई कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं। प्रतिबंधों के चलते रशिया की हालत खराब है। अब खबर यह है कि रशिया ऐसे ही प्रतिबंधों को रोकने के लिए दूसरे देशों पर दबाव डाल रहा है। क्रेमलिन पर्दे के पीछे भारत सहित अन्य देशों की सरकारों पर दबाव बना रहा है। इसके अलावा रक्षा और ऊर्जा सौदों को खत्म करने की धमकी दे रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुतिन प्रशासन इन देशों से अपने खिलाफ लगने वाले किसी भी प्रतिबंध को रोकने में मदद मांग रहा है। सीधे शब्दों में कहें तो रशिया चाहता है कि भारत जैसे देश रशिया के खिलाफ लगने वाले प्रतिबंधों का खुलकर विरोध करें। मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक निगरानी रखने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी एफएटीएफ की बैठक जून में होने वाली है। इस बैठक से पहले रशिया वाणिज्यिक भागीदारों को टारगेट कर रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक अंतर सरकारी संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए मानक तय करता है। इसने रशिया को फरवरी में सदस्यता
इजलास ने निलंबित कर दिया था। अब यूक्रेन जोर दे रहा है कि एफएटीएफ रशिया को अपनी ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट में जोड़कर और प्रतिबंध लगाए। एफएटीएफ द्वारा ब्लैक लिस्ट में डाले जाने से पुतिन की सरकार उत्तर कोरिया, ईरान और म्यांमार जैसे देशों की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। ब्लैक लिस्ट में अभी केवल यही देश हैं। अगर ऐसा हुआ तो रशिया की अर्थव्यवस्था गर्त में चली जाएगी। इसके अलावा अगर रशिया एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसके साथ व्यापार करने वाले देशों को भी सतर्क होना पड़ेगा। सदस्य देशों के साथ साथ बैंक, निवेश, घराने और पेमेंट प्रोसेसिंग कंपनियों की चिंताएं बढ़ जाएंगी और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में उन्हें एफएटीएफ को जवाब देना ही होगा। दोस्तों, पहचान न जाहिर करने का अनुरोध पर अधिकारियों ने कहा है कि इस महीने की शुरुआत में एक रूसी सरकारी एजेंसी ने भारत में समकक्षों को चेतावनी दी थी। इसने कहा था कि अगर एफएटीएफ रशिया के खिलाफ नए उपाय अपनाता है तो रक्षा, ऊर्जा और परिवहन में सहयोग के लिए अप्रत्याशित और नकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। सूत्रों के मुताबिक रशिया की एजेंसी ने भारत से जोर देकर कहा है कि वो उच्च जोखिम वाले देशों की ब्लैक लिस्ट में रशिया को जोड़ने के लिए यूक्रेन के किसी भी कदम का मौखिक रूप से विरोध करें। रशिया ने मई में भारत से यह आग्रह किया था। इसने यहाँ तक कहा है कि अगर रशिया को ग्रे लिस्ट में भी डाला जाता है तो परेशानियां होंगी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चला कि भारत ने रूसी चेतावनियों का जवाब दिया भी है या नहीं। रूसी और भारतीय सरकारों ने टिप्पणी करने का अनुरोधों का जवाब नहीं दिया। यानी कि दोस्तों, रशिया भी ये चाहता है कि भारत रशिया को लेकर ना कोई नकारात्मक जवाब देता है, ना कोई सकारात्मक जवाब देता है। भारत मौन रहता है और मौन रहने से काम नहीं चलेगा। भारत को हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी हम बच सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों, रशिया भारत से मदद की गुहार लगा रहा है और अगर मदद नहीं हुई तो भारत को भी झेलना पड़ सकता है। ऐसी धमकी दी जा रही है। बहरहाल दोस्तों, क्या भारत को रशिया की मदद करनी चाहिए? क्या वो समय आ चुका है कि भारत को रशिया की मदद करनी चाहिए? और साथ ही साथ दोस्तों, अगर भारत रशिया के पक्ष में खुलकर सामने आता है तो पश्चिमी देश कहीं ना कहीं भारत को लेकर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। ऐसे में भारत दोनों तरफ से फंस सकता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो, एक भारतीय होने के नाते अपना सुझाव जरूर दीजिएगा ताकि आपके सुझाव से भारत हमारा आगे बढ़ सके। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां पाकिस्तान में पीएम मोदी की हो रही जय जयकार। कह रहे हैं पाकिस्तानी की शहबाज शरीफ यानी हमारे पीएम जहां जाते हैं सबको लगता है कि पैसे मांग नहीं आए हैं और एक प्रधानमंत्री मोदी हैं जिनकी विदेशों में गुणगान गाए जा रहे हैं। जी हां, और खुद वहां के मुख्य नेता उनको बॉस बता रहे हैं। जी हां, बता दें, अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पिछले दिनों पापुआ न्यू गिनी पहुंचे और जैसे ही उनका वहां स्वागत हुआ उसकी चर्चा हर तरफ होने लगी। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पैर छूकर उनका अभिवादन किया। इसके बाद उनका ऑस्ट्रेलिया दौरा हुआ तो वहां के पीएम एंथोनी अल्बनीज ने तो उन्हें बॉस तक कह डाला। बोला पीएम मोदी इज द बॉस। जहां भारतीय पीएम पिछले हफ्ते अपने दौरे और कई दूसरे कामों में बिजी थे तो पाकिस्तान में पूर्व पीएम के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाए इस पर चर्चाएं हो रही थी। अब वहां की जनता खुद पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं और कह रहे हैं कि आज भारत के पीएम ने दुनिया में एक अलग मुकाम हासिल कर लिया है। जी हाँ, पाकिस्तानी यूट्यूबर सना अमजद ने पीएम मोदी के दौरे पर जनता की राय जाननी चाहिए। यहाँ की जनता ने उनसे कहा कि जब पीएम मोदी पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो पाकिस्तान क्या दुनिया में किसी ने भी ये बात स्वीकार नहीं की थी कि एक चाय वाला कैसे देश चलाएगा। लोग ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि पीएम मोदी एक विजनरी लीडर हैं। समय बदलने के साथ ये साबित हो चुका है कि पीएम मोदी को कम करके आंका गया था जो कि गलत था। आज भारत आईटी सेक्टर का हब बन चुका है। कश्मीर में भी वो काफी बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। पिछले 8 सालों में भारत ऐसी जगह पहुंच गया है जहां वो पाकिस्तान को आतंकी देश साबित करने की कोशिश में लग गया है। मजे की बात है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी उसकी इस बात को सुन रहा है। मोदी को कमजोर करने की ही गलती आज पाकिस्तान भुगत रहा है। बात वहां की जनता ने एक यूट्यूब इंटरव्यू में कही है। भारत की कानून व्यवस्था, लॉबिंग और दूसरी चीजें पाकिस्तान से कहीं ज्यादा बेहतर हैं। पीएम मोदी के आने के बाद भारत ने काफी तरक्की की है। देश की सरकार ने अति राष्ट्रवाद की नीति अपनाई हुई है और इससे उसे फायदा हो रहा है। जी हाँ, पाकिस्तान की जनता की माने तो कश्मीर के बिना भारत के साथ रिश्ते अधूरे हैं। पाकिस्तानी जनता की माने तो कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान काफी भावनात्मक मसले हैं। इन्हें सुलझाए बिना दक्षिण एशिया में शांति नहीं आ सकती है। इसीलिए कश्मीर के बिना पाकिस्तान और भारत का बात करना नामुमकिन है। लेकिन अब दुनिया कश्मीर मसले पर भारत की ही सुन रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत आर्थिक रूप से मजबूत है। इस इंटरव्यू में जनता से पूछा गया था कि आखिर क्यों जो सम्मान भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिलता है वो पाकिस्तान के पीएम को क्यों नहीं मिल पाता। इस पर जवाब जो मिला दोस्तों वो आप जानकर कहेंगे ऐसा तो होने वाला था और आज हो भी गया। आपको बता दें जवाब कुछ इस प्रकार आया कि भारत आर्थिक तौर पर पाकिस्तान से कहीं आगे है। हमारे देश के पीएम कहीं जाते हैं तो सबको ये लगता है कि पैसे मांगने आ गया भिखारी शहबाज। हम वो मुल्क है जिसे दुनिया में सबके पैसे चुकाने हैं। हमारे देश के पीएम तो विदेश नीति ही ठीक से नहीं बना पा रहे हैं। आपसे तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। यानी खुद
पाकिस्तानी अब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ से कोई बात नहीं करना चाहता। और आज मोदी की साख देखिए, जो विश्व में बड़े बड़े नेता मोदी जी से मिलने के लिए उनका ऑटोग्राफ भी मांग रहे हैं। जैसा कि जो बाइडेन ने खुद कहा था कि पीएम मोदी का ऑटोग्राफ मुझे लेना होगा, लेना चाहिए। यहाँ तक कि जो बाइडेन के डिनर में टिकटें सारी बुक हो चुकी है, उसके बाद भी पैर भी लगाया जा रहा है कि हमें मोदी जी के डिनर में शामिल कर लीजिए। यानी कि पाकिस्तान खुद मान चुका है कि भारत आज कहां है और पाकिस्तान कहां रह गया। ऐसे में आपकी जवाब जो भी हो कमेंट में लिखिएगा, लेकिन लॉन्ग लिव मोदी जी कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां प्रधानमंत्री अल्बनीज का बहुत बड़ा ऐलान, बेंगलुरु में खुलेगा ऑस्ट्रेलिया का महावाणिज्य दूतावास। जी हां, तिरंगे के रंग में जगमगाया सिडनी हार्बर, भारत में एक और कॉन्सुलेट खोलेगा ऑस्ट्रेलिया। बता दें, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने बुधवार को घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया इस महीने बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास खोलेगा। इससे एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत ब्रिस्बेन में भी इसी तरह का एक मिशन स्थापित करेगा। प्रधानमंत्री मोदी के साथ बातचीत के बाद मीडिया को जारी बयान में प्रधानमंत्री अल्बनीज ने कहा कि बेंगलुरु में नए राजनयिक मिशन के खुलने से देश के व्यवसायों को भारत के तेजी से बढ़ते डिजिटल और नवाचार पारिस्थितिक तंत्र से जोड़ने में मदद मिलेगी। इस महीने बेंगलुरु में महावाणिज्य दूतावास का उद्घाटन भारत में ऑस्ट्रेलिया का 5वां राजनयिक मिशन होगा। इससे पहले नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में उसके महावाणिज्य दूतावास है। जी हाँ, भारत के वर्तमान में सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में 3 वाणिज्य दूतावास है। वर्तमान में ब्रिस्बेन में भारत का मानद वाणिज्य दूतावास है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सिडनी से कल ही रवाना हो गए और जाते जाते उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय मित्रता की दिशा में हम काम करते रहेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट किया कि 3 देशों की सफल यात्रा का समापन जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की 3 देशों की यात्रा के बाद पीएम नरेंद्र मोदी दिल्ली के लिए रवाना हुए। मोदी ने ट्वीट किया कि प्रधानमंत्री अल्बनीज के साथ उपयोगी बातचीत से लेकर एक ऐतिहासिक सामुदायिक कार्यक्रम तक, व्यवसाय जगत के नेताओं से लेकर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित ऑस्ट्रेलियाई लोगों से मिलने तक ये एक महत्वपूर्ण यात्रा रही जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दोस्ती को बढ़ावा देगी। साथ ही साथ अगली खबर बता दें, जहां मुसीबत में फंसे इमरान खान, पीटीआई पर बैन लगाने की बड़ी तैयारी, पाकिस्तानी मंत्री ने कर दिया बड़ा ऐलान। जी हां, भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में दिन प्रतिदिन राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक संकट अपने चरम की ओर है, लेकिन इस बीच शहबाज सरकार पाकिस्तान में अपना वजूद बचाने पर काम कर रही है। सेना की सहायता से सत्ता में काबिज हुई पाकिस्तान की वर्तमान सरकार इमरान खान की पार्टी पीटीआई पर बैन लगाने का सोच रही है। इसका ऐलान खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने किया है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बुधवार को इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ 9 मई के विरोध प्रदर्शन पर कहा है कि जैसे जैसे देश का राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है, पाकिस्तान की मौजूदा सरकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर संभावित प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है। जी हां, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तानी सरकार पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करती है तो इस मामले को मंजूरी के लिए संसद के पास भेजा जाएगा। अदालत के आदेशों के अनुसार जमानत पर रिहा होने से पहले 9 मई को खान की गिरफ्तारी से देश में राजनीतिक अस्थिरता के बीच ये कदम उठाया गया है। जी हां, इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें इमरान के करीबियों का जीना हुआ हराम, जेल से रिहा होने के चंद मिनटों बाद फिर गिरफ्तार हो गए शाह महमूद कुरैशी। जी हां, बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां फारूक अब्दुल्ला की बेटी ने ऐसा क्या कह दिया कि भड़क गए केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी। जी हां, जम्मू कश्मीर में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक को लेकर खूब तैयारियां हुई और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती थी, जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दल अब इसको लेकर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। असली विवाद तब बढ़ गया जब नेशनल कॉन्फ्रेंस चीफ और पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने एक तस्वीर पोस्ट की ट्विटर पर, जिसमें G20 के बैनर के पीछे एक जवान खड़ा नजर आ रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने उन्हें जवाब भी दिया। जी हां, दरअसल श्रीनगर में G20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक के लिए घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, जिसे लेकर फारूक अब्दुल्ला की बेटी सफिया अब्दुल्ला खान ने तस्वीर ट्वीट की, जिसमें एक जवान नजर आ रहा है, आप भी देख पा रहे होंगे। इसे कुछ ऐसे दिखाया गया है कि G20 के पोस्टर के पीछे जवान छिपा हुआ है। सफिया अब्दुल्ला ने इस तस्वीर के साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन पर तंज कसते हुए लिखा कि घाटी में सामान्य हालात की हवा कैसे दिखाएं, स्क्रीन के पीछे सुरक्षा बलों को छुपाएं। जी हां, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री ने करारा जवाब दिया। किशन रेड्डी ने अब्दुल्ला की बेटी को जवाब देते हुए उसके ट्वीट को गैर जिम्मेदाराना बताया, साथ ही राष्ट्रवादी मानसिकता से काफी दूर करार दिया। सुरक्षा बलों की तैनाती पर जवाब देते हुए किशन रेड्डी ने बताया कि यह सुरक्षा के लिए आज से एक रणनीति के तहत किया गया है। जिस बैठक में तमाम देशों के प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं, उसमें हमने पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई। देश के किसी भी हिस्से में यही व्यवस्था होती है। जी हाँ, ऐसे में फारूक
अब्दुल्ला के बेटी ने जिस प्रकार से फोर्स को लेकर ऐसी ट्वीट की है दोस्तों, ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करते हैं, जहां श्रीनगर में G20 सम्मेलन देख सुलगा पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो ने कश्मीर का नाम लेकर उगला जहर, बता दें यहाँ तक कि भारत को अहंकारी तक बताया है। जी हाँ, बिलावल भुट्टो ने मुजफ्फराबाद यानी POK में बताया कि काश मैं कह सकता कि मैं हैरान हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगातार हो रहा है और भारत इसे एक आदर्श बनाने पर तुला हुआ है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपना अहंकार और कश्मीर के मसले को पेश करने से नहीं हिचक रहा। अगस्त 2019 में भारत ने कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म कर दिया था। इससे नाराज होकर पाकिस्तान ने भारत के साथ व्यापार और राजनयिक संबंधों को निलंबित कर दिया था। G20 सम्मेलन को एक उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है। जी हाँ, बिलावल का कहना था कि भारत अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए G20 की अध्यक्षता का दुरुपयोग कर रहा है। अगर भारत सरकार सोचती है कि कब्जे वाले कश्मीर में एक सम्मेलन आयोजित करके वो कश्मीरियों की आवाज दबा सकती है तो ये सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के लोग आजादी की मांग करते आए हैं और पाकिस्तान कश्मीर संघर्ष में मारे गए हजारों नागरिकों के साथ खड़ा है। यानी कि दोस्तों, बिलावल भुट्टो ये बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं कि कश्मीर में G20 के मीटिंग में विदेशी शामिल हो कैसे गए। दोस्तों, बिलावल भुट्टो का भी ये लगता है कि जिस प्रकार से विदेशी कश्मीर में G20 में शामिल हुए हैं, इसका मतलब उन लोगों ने वास्तव में कश्मीर को भारत का ही मान लिया है और अब हमारी रोटी नहीं गलने वाली, अब हम जहर क्या घोल पाएंगे, कश्मीर तो भारत का हो गया। और इसी बौखलाहट में लगातार बिलावल भुट्टो POK से ही यानी G20 से कुछ ही दूरी पर खड़े होकर बयान दे रहे हैं और जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि बिलावल बिलबिला कर रह जाएगा, लेकिन कश्मीर भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा और पाकिस्तान भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों और कमेंट में मोदी है तो हर चीज मुमकिन है जरूर कह दीजिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को मारने की बड़ी कोशिश 19 साल के भारतीय मूल के बच्चे ने रची बड़ी साजिश। बता दे क्या है पूरा मामला। अमेरिकी पुलिस ने मंगलवार यानी 23 मई को जानकारी दी है कि 19 साल के भारतीय मूल के बच्चे ने व्हाइट हाउस के पास नाजी झंडे वाले U-Haul ट्रक से टक्कर मार दी। इसके बाद पुलिस ने बच्चे को गिरफ्तार कर लिया। बच्चे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को मारने या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने का आरोप लगाया गया है। US पार्क पुलिस ने कहा कि चालक ने सोमवार की रात करीब 10 बजे से पहले लाफायट पार्क के बाहर जानबूझकर बोलार्ड में गाड़ी से टक्कर मार दी। हालांकि इस टक्कर में कोई भी घायल नहीं हुआ। टीवी पर दिखाया गया कि एक लाल और काले रंग के ट्रक में नाजी फ्लैग लगा हुआ था। US पार्क पुलिस ने मंगलवार को बयान में बताया कि वाहन के चालक की पहचान मिसौरी के चेस्टरफील्ड के 19 वर्षीय साइक वारशिद कंडुला के रूप में हुई है। इसमें कहा गया है कि उन पर खतरनाक हथियार से हमला, मोटर वाहन का लापरवाह संचालन, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जान से मारने या अपहरण करने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा उसके ऊपर राष्ट्रपति के परिवार के किसी सदस्य को नुकसान पहुंचाने, संघीय संपत्ति को नष्ट करने और अतिक्रमण करने का आरोप लगाया गया है। जी हाँ, प्रेस सचिव काराइन जीन पियरे ने बताया कि जो बाइडेन उस वक्त व्हाइट हाउस में ही उपस्थित थे जब ट्रक बाहर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उन्होंने लोन टाइम पर चर्चा करने के लिए हाउस स्पीकर केविन मैके-कार्थी से मुलाकात की थी। साथ ही साथ अगली खबर दोस्तों बता दे, जहां नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षियों ने मचा रखा है तहलका। TMC की महुआ मोइत्रा ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन मोदी के खुद के पैसों से बना मकान का गृह प्रवेश नहीं है। बता दें, तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने नए संसद भवन का उद्घाटन करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले को लेकर बुधवार को उन पर निशाना साधते हुए कहा कि ये उनके खुद के पैसों से निर्मित मकान का गृह प्रवेश नहीं है जिसका वो खुद उद्घाटन करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। मोइत्रा ने एक ट्वीट में कहा कि पदानुक्रम में भारत के राष्ट्रपति पहले स्थान पर, उपराष्ट्रपति दूसरे स्थान पर और प्रधानमंत्री तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने कहा कि सरकार संवैधानिक शिष्टता के तहत बेपरवाह है। ये मोदी जी के खुद के पैसों से निर्मित मकान का गृह प्रवेश नहीं है। तृणमूल कांग्रेस 28 मई के उद्घाटन यानी कार्यक्रम में शामिल नहीं होगी। भाजपा को शुभकामनाएं। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बजाय प्रधानमंत्री के करने पर आपत्ति जताते हुए TMC ने सभी विपक्षी दलों के साथ इस कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षियों को दिया है करारा जवाब। जी हां, संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर विवाद पर अब बीजेपी ने भी बड़ा बयान दिया है। बता दें, इस घमासान के बीच बीजेपी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तक का जिक्र करते हुए पलटवार किया। JP नड्डा ने बुधवार यानी 24 मई को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल स्थापित करने का निर्णय एक ऐतिहासिक क्षण है। सेंगोल राष्ट्रीय महत्व का है और ऐतिहासिक महत्व रखता है। ये पहली बार जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 को राजेंद्र प्रसाद जैसे नेताओं की उपस्थिति में
तमिलनाडु से आए पुजारियों से प्राप्त किया था। दोस्तों आपको बता दें, हेमंता बिश्व शर्मा ने भी विपक्ष पर साधा निशाना और कहा कि गुजरे 9 सालों में 5 गैर भाजपाई राज्यों में नई विधानसभा का या तो शिलान्यास या फिर उद्घाटन हुआ। इन सभी का उद्घाटन मुख्यमंत्री या फिर पार्टी अध्यक्ष ने किया। कोई एक भी उदाहरण नहीं मिलता है जिसमें राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल को बुलाया गया हो। हेमंता ने उनमें से कुछ मामलों का भी जिक्र किया है। जी हाँ, बहरहाल दोस्तों, ऐसे में अगर आप सब ये सवाल पूछे कि नए संसद भवन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उद्घाटन करना चाहिए, तो आप लोग क्या जवाब देंगे दोस्तों? राष्ट्रपति या पीएम मोदी? कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। देखते हैं भारत की जनता की इस पर क्या विचार है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि होती है। ऐसे में आपका जवाब तो बनता ही। हम आपके एक कमेंट को पढ़ेंगे, साथ ही साथ बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली वाई कैटेगरी की सुरक्षा। मध्य प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया बड़ा आदेश। जी हां, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी मिलने के बाद केंद्र सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ा दी है। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के अनुसार उन्हें वाई कैटेगरी की सुरक्षा दे दी गई है। इसको लेकर मध्य प्रदेश प्रशासन की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। कानून व्यवस्था और सुरक्षा आईजी की तरफ से इस संबंध में अन्य राज्यों को भी पत्र लिखा गया है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के चर्चित कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को कुछ समय पहले परिवार समेत जान से मारने की धमकी मिली थी। एक अनजान शख्स ने धीरेन्द्र शास्त्री के चाचा के बेटे को कॉल करके धमकी दी थी और कहा था कि धीरेन्द्र शास्त्री की परिवार समेत 13वीं की तैयारी कर लो। इसको लेकर एफआईआर भी दर्ज कराई गई थी और पुलिस मामले की जांच कर रही है। ऐसे में दोस्तों कमेंट में आप लोग जय श्री राम जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बात करते हैं अगली खबर की, जहां शक्तिकांत दास ने कहा कि 2000 के नोट वापस करने में नहीं आएगी कोई कठिनाई, नियमित निगरानी कर रहा है आरबीआई। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक 2000 रुपए के नोटों को वापस लेने के संबंध में स्थिति की नियमित रूप से निगरानी कर रहा है। ये बात देश के केंद्रीय बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को कही है। जी हां, आरबीआई ने शुक्रवार को अपने मुद्रा प्रबंधन के हिस्से के रूप में 2000 रुपए मूल्य वर्ग के बैंक नोटों को वापस लेने की घोषणा की और मंगलवार से एक बार में 20,000 रुपए तक के नोटों को बदलने की अनुमति दी है। एक्सचेंज या डिपॉजिट विंडो 30 सितंबर 2023 तक उपलब्ध है। आपको बता दें दोस्तों कि अगर आप आजकल में नोट ना बदलवा करके आगे जून महीने में बदलने की कोशिश करने वाले हैं या प्लान बना रहे, तो आपको बता दें उससे पहले आप हॉलीडे जरूर चेक कर लीजिएगा। और वो हॉलीडे की लिस्ट हमने स्क्रीन पर दे दी है। इस तारीख को जून में बैंक बंद रहने वाले हैं, तो कृपया करके उन दिनों को छोड़ करके बाकी देश में आप नोट बदलवा सकते हैं। समय ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। थोड़ी भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जय भारत लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।